स्टारलिंक इंडिया में तो आ रहा है, बट क्या ये सक्सीड करेगा? क्या लगता है एलोन भाई? स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को इंडिया में लाने के लिए एलोन मस्क ने कुछ ही दिन पहले ही एक बहुत ही मेजर विन सिक्योर किया है। कुछ हफ्ते पहले रिलायंस जियो से स्टेटमेंट आया कि उन्होंने एक डील साइन की है स्टारलिंक के साथ, और इसी की तरह एक और डील भारतीय एयरटेल ने भी एक दिन पहले ही अनाउंस कर दिया था, जो कि उन्होंने स्टारलिंक के साथ साइन किया है। तो जियो अपने रिटेल आउटलेट्स पे स्टारलिंक के इक्विपमेंट्स ऑफर करेगा ही, और साथ ही साथ एक मैकेनिज्म भी अब जियो प्रोवाइड करने वाला है स्टारलिंक के लिए, ताकि वो इनके कस्टमर सर्विस, इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन में हेल्प कर सके। तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट वाली हेल्प होने वाली है, क्योंकि ये हजारों आउटलेट्स में स्टारलिंक को हेल्प करने वाले हैं। जियो और एयरटेल ही दोनों ही कंडीशनल है अपने ऑफर्स के साथ, मतलब गवर्नमेंट अप्रूवल को भी देखना पड़ेगा ना कि स्टारलिंक क्या करती है अपने ऑपरेशंस के वक्त। स्टारलिंक का जो ये सरप्राइजिंग मूव है इंडिया के अंदर एंटर करने वाला, ये एक प्रूडेंट स्ट्रेटेजी है, बट ये काफी सारे रेगुलेटरी हर्डल्स के साथ आने वाला है। तो ट्राई ने बहुत काम करा अपने की रिकमेंडेशंस पे, ताकि वो स्टारलिंक को एक टाइम फ्रेम प्रोवाइड कर सके, और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के प्राइसिंग पे भी बहुत सोचा उन्होंने। तो इंडिया के टेलीकॉम रेगुलेटर ने ये डिसाइड किया कि स्टारलिंक को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाएगा, बट सिर्फ 5 सालों के लिए मार्केट एडॉप्शन को देखते हुए, जबकि स्टारलिंक को 20 साल का परमिट चाहिए था। तो इस नेगोशिएशन में एलोन थोड़े से नीचे हो गए, तो एलोन मस्क के उस बड़े परमिट टर्म को डिफाई किया इन्होंने। ऑफिशियल्स का कहना है कि ये देखना चाहते हैं कि मार्केट कैसे स्टेबलाइज करता है स्टारलिंक के साथ, और क्योंकि स्टारलिंक ऑपरेट करते हुए कोई वायर, टावर्स वगैरह किसी चीज का यूज नहीं करता, तो यार बॉर्डर सिक्योरिटी, टेररिज्म, इन चीजों को भी देखना बनता है। बहुत सारे न्यूज आ रहे थे बीच में कि स्टारलिंक का यूज हो रहा है टेररिस्ट एक्ट्स के लिए, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखो, इंडिया का जो टेलीकॉम लॉ है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये अलाउ कर दिया है कि वो टेम्पररी कंट्रोल किसी भी टेलीकॉम सर्विस का ले सकता है इमरजेंसी के टाइम, और इस लॉ के अंदर इंटरनेट शटडाउन्स का भी एक ऑप्शन है। और इन्हीं रीजंस की वजह से स्टारलिंक के कंट्रोल सेंटर का इंडिया में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर लॉ एंड ऑर्डर या सिचुएशन कुछ बिगड़ा और स्टारलिंक के सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इमीडिएट सस्पेंशन की जरूरत पड़ी, तो यहीं से हम कर लेंगे। स्टारलिंक कह तो रहा है कि रिव्यू कर रहे हैं वो ये मैटर को, बट ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग तो यार वो बार बार स्टारलिंक के डोर पे जाके नहीं नॉक कर सकते, या फिर कोई हेडक्वार्टर पे जो कि यूएस में, अगर कोई इमरजेंसी अराइज करती है यहाँ पे। बाय द वे, एक और ऑप्शन है आपके पास, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टारलिंक के आने से पहले 10,000 लोग जुड़ जाए तो इट विल बी अ गुड थिंग। बहुत सारे आप लोग भी ये चीज सोच रहे होंगे कि यार इसके आने के बाद ऐसा क्या बदल जाएगा, वो रिमोट एरिया वाले चीज को साइड में रख दे अगर, तो ये जान लो स्टारलिंक दुनिया का पहला और सबसे बड़ा लियो सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है, जिसमें 7,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स है करंटली, और ये प्लान करे कि 42,000 सैटेलाइट तक एक्सपेंड कर दे। स्टारलिंक के हर एक सैटेलाइट में 3 स्पेस लेजर्स यूज होते हैं, जो कि 200 Gbps तक ऑपरेट कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे एरियाज में अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है, और अगर है भी तो बहुत स्लो रहता है यार, स्पेशली फॉरेस्ट या फिर विलेज एरियाज में। और उसका सबसे बड़ा रीजन है वायर्स और टावर्स का अवेलेबल नहीं होना, जो कि स्टारलिंक के आने के बाद शायद हम भूल ही जाए, क्योंकि स्टारलिंक का यूएसपी यही है कि ये बहुत ही रिमोट एरियाज में आपको सर्विसेज अपने प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनके सैटेलाइट लोअर ऑर्बिट्स में ही घूमते हैं, और वो रूरल एरियाज में बहुत काम आने वाले हैं। बहुत जगह पे उनके सैटेलाइट्स देखे भी जाते हैं अपने आंखों से। तो इंडिया में बस ओपन एरिया एक होना चाहिए और सैटेलाइट कवरेज वहाँ मिल जाएगा। खैर, गाँव से बाहर आ जाए तो सिर्फ फॉरेस्ट वगैरह में ही नहीं, एयरप्लेन्स में भी आप इंटरनेट यूज कर पाओगे। भाई वो बोरिंग फ्लाइट्स हमेशा के लिए खत्म, और ये एयरलाइन सर्विसेज इंडिया के बाहर स्टारलिंक प्रोवाइड कर रही है बहुत टाइम से। और मैं चाहता हूँ कि एयरप्लेन पे नहीं, इंडियन रेलवेज जिसमें करोड़ों लोग ट्रेवल करते हैं डेली, भारत नेट वगैरह के, तो उसमें भी एक्सेसिबल हो जाए स्टारलिंक, तो भाई इट विल बी अ गेम चेंजर। बट यार मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि गेम चेंजर तो ये हो सकता है, बट एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी भी स्टारलिंक के सामने। स्टारलिंक का जो एवरेज सर्विस कॉस्ट है वो अराउंड $100 है, जो कि 8 से 8,500 होता है अगर आप INR में कन्वर्ट करो। जितना स्टारलिंक मंथ में लेता है उतना जियो पूरा साल कवरेज देगा। स्टारलिंक का वन टाइम हार्डवेयर फी 25 से 35,000 रुपए है, और लोएस्ट मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट जो है लोएस्ट वो 5 से 7,000 है। फिर इंडिया का जो एवरेज ब्रॉडबैंड रेवेन्यू पर यूजर है वो भी 400 से 600 रुपए है, और स्टारलिंक का सिर्फ पर यूजर कॉस्ट उससे ज्यादा है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। अगर ये भी अपना लोएस्ट अफोर्डेबल चार्जेस 500 से 800 रुपए कर देते हैं, तो इनके लिए और कंज्यूमर्स के लिए बहुत सही होने वाला है। कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत प्रेशर पे आने वाला है, क्योंकि इंसेंटिव, सब्सिडीज वो प्रोवाइड करेंगे, तभी स्टारलिंक का सर्विस ज्यादा एक्सेसिबल हो पाएगा। तो यहाँ पे यार एलोन मस्क को अपने इंडियन बिलियनियर्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो यार, ट्रम्प वगैरह की तरफ से तो ग्रीन लाइट है ही स्टारलिंक को इंडिया में एंटर करने के लिए, बट ये जो स्पेस कंपनी, इनका सक्सेस इनके 2 इंडियन पार्टनर्स पे डिपेंड करने वाला है, और जो प्राइस पे सेटल करने वाले अपने आप को उस पे। और अगर ये प्राइस अगर ज्यादा ही रखते हैं अपना, तो ज्यादा से ज्यादा स्टारलिंक के सर्विसेज सिर्फ B2B बिजनेसेस, फैक्ट्रीज और इंटरप्राइजेस में यूज होंगे। एजुकेशन या फिर हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी यूज हो सकते हैं, और इसका रीजन ये होगा कि यार कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्राइस बहुत ज्यादा होने वाला है। प्राइसिंग अभी डिसाइड नहीं हुआ, बट इंटरनेशनल प्राइसिंग को देखते हुए आप कह सकते हो कि इनके सर्विसेज एक्सपेंसिव ही होने वाले हैं। और ये तो एक चैलेंज था। दूसरा चैलेंज ये है कि स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको लाइन ऑफ साइट
की रिक्वायरमेंट होती है, तो कोई लिमिटेशंस ना है इसके लिए वेदर को क्लियर रहना जरूरी है, वरना डिसरप्शंस बहुत नेक्स्ट लेवल पे आ सकते हैं इनके लिए। तो फ्यूचर प्रोजेक्शंस तो यही है कि अगर इनका प्राइसिंग बहुत कॉम्पिटिटिव रखा गया इंडिया के ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स के कंपैरिजन में, तो 4 से 5 साल में ये 2 से 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं। और हाँ, एक स्टेटमेंट आई है पायर लेवनेट की, इंडिया के बाहर की भी बात की जाए तो स्पेसएक्स को बहुत सारे नेशंस के अप्रूवल की जरूरत है स्टार्ट करने के लिए उन कंट्रीज में। और इंडिया में हालांकि ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन लोग हैं, बट फिर भी अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है स्टारलिंक के लिए। उन्होंने कहा कि इंडिया के सिर्फ 3% हाउस होल्ड की इनकम $35,000 पर ईयर से ज्यादा है, और उनके अकॉर्डिंग सिर्फ यही लोग स्टारलिंक की सर्विसेज अफोर्ड कर पाएंगे। और जिन घरों की भी इनकम $35,000 से ज्यादा है, उनके पास ब्रॉडबैंड सर्विसेज नहीं हो ऐसा तो बहुत ही कम पॉसिबल है। और उनमें से भी उनको ढूंढना जिसके पास सर्विस नहीं है, उनको स्टारलिंक को अगर टारगेट करना होगा तो वो साइजेबल तो है, बट गेम चेंजिंग चीज तो नहीं है स्टारलिंक के लिए। तो उनके अकॉर्डिंग स्टारलिंक इंडिया में ज्यादा नहीं कमा सकती। एक एवरेज ब्रॉडबैंड प्लान इंडिया का 800 के अराउंड का होता है, और यूएसए में स्टारलिंक का स्टैंडर्ड रेजिडेंशियल सर्विस का जो प्राइस है वो 10,000 रुपए है, और जो लोएस्ट सर्विस भी है उसका भी अराउंड 5,000 रुपए है। तो यार इंडिया जो एक इमर्जिंग मार्केट है, अगर इधर उन्हें मासेस को अट्रैक्ट करना है तो हेविली डिस्काउंट करके स्टारलिंक को अपने प्राइसेस को प्लेस करना पड़ेगा। तो आप क्या सर्विसेज को इनके लेना चाहोगे अगर ये एक्सपेंसिव भी हुआ? कमेंट करके बताओ। और प्रेजेंटली इंडिया में 5G का क्या फ्यूचर है, मैंने ये वीडियो बनाया था, उस पर जाके देखो। एंड बाय।